हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं एफकेट के लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। अगर मैं बात करूं एफकेट एग्जाम में, तो जो हमारा स्टैटिक जीके है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसे छोड़ करके हम एग्जाम में नहीं जा सकते। आज हम जिस स्टैटिक जीके की बात करने वाले हैं वो आज हमारा टॉपिक होने वाला है मेजर स्पोर्ट, और उससे रिलेटेड ऐसे कौन कौन से टर्म है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप पूरा सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा बुरा जो भी आपका फीडबैक होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बिना देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा सबसे फर्स्ट गेम है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होता है वेट लिफ्टिंग। और वेट लिफ्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है या फिर क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में हमने कॉमनवेल्थ गेम में देखा कि मीराबाई चानू मैम ने जो है वो भारत को वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था। अगर मैं बात करूं वेट लिफ्टिंग की, तो ये हमारी कर्णम मल्लेश्वरी मैम हैं। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी जो बोल सकते हैं परफॉर्मेंस अपनी वेट लिफ्टिंग में दी थी। तो हम सबसे पहले वेट लिफ्टिंग को ही देखते हैं। वेट लिफ्टिंग में कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो यूज़ किए जाते हैं। जब भी हम वेट लिफ्टिंग को देखते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है जिसे हम जर्क बोलते हैं। अब ये जर्क क्या होता है? बेसिकली जर्क में जो हमारा प्लेयर होता है वो वेट को कुछ इस तरीके से उठाता है और फिर वो अपने शोल्डर पे रख के उसको क्या करता है, एक हल्का सा पुश देता है, उसको ड्राइव करता है। तो जब वो डिप लेता है और उसे ड्राइव करता है तो उसी मूवमेंट को या फिर उसी चीज को जो है वो जर्क कहा जाता है। इसको मैं एक और अच्छे इमेज से आपको समझाना चाहूंगा, और वो इमेज कुछ ऐसा है कि इस इमेज में देखिए कि कैसे जो हमारा प्लेयर है उसने पहले जो वेट है उसको उसने लिफ्ट किया हुआ है, उठाया हुआ है, और वे उस पोजीशन में है जिसे हम स्टार्टिंग पोजीशन बोलते हैं। जब वो स्टार्टिंग पोजीशन के बाद जब एक हल्का सा डिप लेता है तो वो डिप कुछ ऐसा होता है, और उस डिप के बाद वो क्या करता है, बिल्कुल एक ड्राइव करता है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जर्क बोलते हैं। तो जर्क में आपको पता चला क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने क्या किया कि अपने वेट को उठाया, वेट को उठाने के बाद हमने अपने शोल्डर पे रखा, और शोल्डर के बाद हम उसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उठा रहे होंगे। उसी चीज को जो है हम जर्क बोलते हैं, और ये मूवमेंट हमारी जर्क के नाम से जाने जाती है जब भी हम वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं। कई बार इसी जर्क को हम क्लीन एंड जर्क भी कहते हैं, तो ये कोई उतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं बात करूं स्नैच की, तो स्नैच क्या होता है कि जो हमारा प्लेयर होता है वो जो वेट लिफ्टिंग करता है वो एक कंटिन्यूअस मोशन में करता है। ये कंटिन्यूअस मोशन में कैसे करता है, तो अगर मैं बात करूं जर्क की, तो जर्क में हमने क्या देखा था कि जो हमारा प्लेयर होता है वो वेट को उठाता है और अपने शोल्डर पे रखता है, और उसके बाद हल्का सा डिप लेता है, और उसके बाद वो क्या करता है, उसे ड्राइव करता है। लेकिन यहां पर जो हमारा प्लेयर होता है वो क्या करता है, एक कंटिन्यूअस मोशन में जो हमारा वेट होता है वो उसे ऊपर तक उठाता है। और ये जो चीज होती है, ये जो टर्मिनोलॉजी होती है, इसे खेल में हम स्नैच बोलते हैं जब भी हम वेट लिफ्टिंग की बात करेंगे। तो वेट लिफ्टिंग और जर्क में क्या अंतर है आपको पता चल गया होगा कि जो जर्क है उसमें जो हमारा प्लेयर होता है वो क्या करता है, अपने शोल्डर पे वेट को रखता है और फिर डिप लेकर के उसे एक तरीके से ड्राइव देता है। लेकिन जो हमारा स्नैच होता है उसमें आपको शोल्डर पे नहीं रखना होता, आपको डायरेक्टली जो वेट है वो उठा करके ऊपर तक ले जाना पड़ता है। इस चीज को हम स्नैच कहते हैं। तो ये जो बेसिक हमारे टर्म है जो कि हमारे वेट लिफ्टिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं ये थे। अगर मैं बात करूं रेसलिंग की, तो रेसलिंग में क्या है कि हमारे दो तरीके के रेसलिंग होते हैं। एक तो हमारा होता है फ्री स्टाइल, ठीक है, एक हमारा क्या होता है फ्री स्टाइल, और दूसरा होता है हमारा ग्रीको रोमन। अब ये ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल क्या होती है, तो जो हमारा फ्री स्टाइल होता है उसको मैं एक इमेज के द्वारा समझाऊंगा आपको कि फ्री स्टाइल क्या होता है। तो फ्री स्टाइल बेसिकली हमारे जितने भी इंडियन पहलवान हैं जो कि कुश्ती लड़ते हैं या फिर पहलवानी करते हैं, वो लोग सभी क्या करते हैं, फ्री स्टाइल रेसलिंग ही करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फ्री स्टाइल में क्या होता है कि हमें कोई से भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, हम किसी भी पार्ट को पकड़ करके जो अपोनेंट है उसको गिरा सकते हैं और अपना पॉइंट जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जब भी हम बात करेंगे ग्रीको रोमन की, तो ग्रीको रोमन में क्या होता है कि हम वेस्ट से नीचे यानी कि जो कमर का नीचे का हिस्सा होता है उसको हम होल्ड नहीं कर सकते, उसको हम नहीं पकड़ सकते। हमें केवल जो कुश्ती लड़नी होती है वो कमर के ऊपर वाले हिस्से को पकड़ करके लड़नी होती है, तो वो हमारी ग्रीको रोमन होती है। और फ्री स्टाइल में हमने पढ़ा कि हम बॉडी के किसी भी हिस्से को जो है वो यूज करके अपने पॉइंट को ले सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे इंडियन पहलवान है, जो हमारे इंडियन रेसलर है, वो क्या करते हैं, फ्री स्टाइल ही रेसलिंग करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हमारी जो रेसलिंग में टर्म यूज होती है वे कौन कौन से होती है, तो एक हमारी टर्म होती है जिसका नाम होता है हाफ नेल्सन। हाफ नेल्सन में क्या होता है कि हमें जो है वो एक ही हाथ से, आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि हमने एक ही हाथ से क्या किया हुआ है कि अपोनेंट को जो है वो लॉक कर दिया है, और इस मूवमेंट को या फिर इस सब बोल सकते हो कि जो मूवमेंट होती है जो हम यूज करते हैं, बोल सकते हो कि इसमें रेसलिंग में, तो इस चीज को हम हाफ नेल्सन कहते हैं। इसमें हम अपना एक हाथ जो है वो गर्दन के ऊपर रखते हैं और उसके द्वारा अपने अपोनेंट के नेक को दबा के रखते हैं जिससे कि वो लॉक हो जाता है।
है, तो ये जो मूवमेंट होती है या फिर ये जो मूव होती है उसको हम हाफ नेल्सन कहते हैं, जो कि हमारी रेसलिंग में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं हीव की, तो हीव क्या होती है, तो आपने सुना होगा कि धोबी पछाड़ देना, तो बेसिकली ये वही चीज है, इसी को इंग्लिश में हीव कह दिया गया, यानी कि है टू रेज आर लिफ्ट विद एफर्ट टू इट हीव, मतलब क्या है कि आप किसी को उठाते हो और उठा करके आप उसे पटक देते हो या फिर धोबी पछाड़ देते हो, तो इसी चीज को जो है वो हीव कहा जाता है। और ये आप पूरी इमेज में देख सकते होंगे किस तरीके से जो हमारा एक रेसलर है वो किसी दूसरे रेसलर को किस तरीके से धोबी पछाड़ देने के लिए उसने उठाया हुआ है, तो इसी चीज को हम हीव कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये हीव जो है वो आपको समझ में आया होगा, हाफ नेल्सन भी आपको समझ में आया होगा। ये दोनों टर्म जो है वो रेसलिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, तो क्रिकेट इज अ वेरी फेमस गेम इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री में जो क्या है वो क्रिकेट है वो काफी ज्यादा फेमस है। और इसके बारे में मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ हमारे ऐसे पॉइंट है जिनको मैं चाह रहा हूं कि मैं बता दूं, ताकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जो हमारा गली हो गया, ठीक है, गली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट स्क्वायर लेग पूछा जा सकता है, कवर पूछा जा सकता है, मिड ऑफ, मिड ऑन, ये सारी चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट लेग पूछा जाता है, ऐसे जो चीजें हैं वो पूछी जा सकती हैं। कई बार जो टर्मिनोलॉजी है वो भी ऐसा पूछा जा सकता है कि आपके क्रिकेट में जो है वो कितने अंपायर होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट के फील्ड पे सिर्फ 2 ही अंपायर होते हैं, एक स्क्वायर लेग अंपायर होता है और एक हमारा स्टेट अंपायर होता है। ठीक है, और एक अंपायर होता है जिसे हम थर्ड अंपायर बोलते हैं, वो बेसिकली क्या करता है, वो हमारा रिव्यू सिस्टम को चेक करता है। जो हमारा थर्ड अंपायर होता है वो बेसिकली रिव्यू लेने पर ही अपना एक्शन देता है। तो इस तरीके से हमारे 3 अंपायर होते हैं, लेकिन ऑन फील्ड हम सिर्फ 2 ही अंपायर को देखते हैं। एक अंपायर जो होता है वो ग्राउंड के बाहर बैठा होता है। ठीक है, तो आप क्रिकेट के बारे में सारी चीजें जान लीजिएगा। अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होगा, जैसे कि ये हमारे अंपायर साहब हैं, ये हमारे बॉलर होते हैं, इसे हम बैटर या फिर बल्लेबाज या फिर बोल सकते हो बैट्समैन भी बोलते हैं। ये हमारा कीपर होता है, ये हमारा फर्स्ट स्लिप है, ये हमारा सेकंड स्लिप है, ये हमारा थर्ड स्लिप है, ये हमारा नॉन स्ट्राइकर है। और यहाँ पर एक हमारा बोल सकते हैं कि जो एक और अंपायर होता है जिसे हम स्क्वायर लेग अंपायर भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्रिकेट के जो टर्मिनोलॉजी है, आई होप कि आपको पता होगा। अब मैं जिस गेम की बात करने वाला हूं वो ऐसा गेम है जिसको काफी लोग कम खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी भारत के जो अदिति अशोक है उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो वो गेम कौन सा है, वो गेम है हमारा गोल्फ। ठीक है, तो हम गोल्फ की बात करने वाले हैं कि बेसिकली गोल्फ में कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गोल्फ को एक बार हम देख लेते हैं। तो हमारे गोल्फ का ग्राउंड कुछ ऐसा होता है। इसमें मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारी एक टीयरिंग ग्राउंड होती है। टीयरिंग ग्राउंड क्या होती है, जिसे हम टी बॉक्स बोलते हैं। जैसा कि ये बॉक्स एक दिया हुआ है जो नंबर फर्स्ट में लिखा गया है, ये टी बॉक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा प्लेयर होता है वो आकर के खड़ा होता है, अपना जो बोल सकते हैं गोल्फ स्टिक होता है उसको लेकर के, और गोल्फ का जो बॉल होता है उसको लेकर के हमारा जो प्लेयर होता है वो यहाँ खड़ा होता है और वो अपना पहला स्ट्रोक जो है वो यहीं से लेता है। दूसरा एक हमारा वाटर हैजार्ड होता है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो है वो हमारा क्या है, वाटर हैजार्ड है। ऐसे ही जो हमारी तीसरी एक टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रफ एरिया बोलते हैं। रफ एरिया मतलब कि अगर बॉल यहाँ पर चली गई तो इस एरिया को रफ एरिया बोला जाएगा। जहां पर की जो गेम प्ले है वो नहीं हो पाए उस एरिया को रफ एरिया बोला जाता है। एक हमारा होता है कार्ट पाथ। कार्ट पाथ का मतलब क्या होता है कि जहां पर हमारी कार्ट गाड़ी जो है वो चलती रहती है, जिसके थ्रू जो प्लेयर है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। तो इस एरिया को हम बेसिकली कार्ट एरिया या फिर कार्ट पाथ एरिया बोलते हैं। एक हमारा होता है बंकर, जो कि 5 नंबर में है। बंकर क्या होता है बेसिकली कि आपने जो स्ट्रोक लिया और वो जो है वो बंकर में चला गया। तो बंकर क्या होता है कि काफी गहरा एक गड्ढा होता है जिसमें से गेंद जो है वो बाहर निकलना मुश्किल होता है और ये प्लेयर की हार मान ली जाती है। तो इस चीज को हम बंकर बोलते हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो एक हमारा जो 6 टर्म आता है इसको क्या बोलते हैं, हम वाटर हैजार्ड बोलते हैं। यानी कि हमारे एक गोल्फ कोर्स में या फिर जो हमारा एक गोल्फ का ग्राउंड होता है उसमें क्या होते हैं कि हमारे 2 वाटर हैजार्ड होते हैं। एक हमारा फेयरवे होता है। फेयरवे क्या होता है बेसिकली, ये जो एरिया है, जो मिडल के एरिया आप देख पा रहे हैं, ये सारे एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को हम फेयरवे कहते हैं, जहां पर हम गेम को जो है वो प्ले कर सकते हैं, गेम को जो है वो खेल सकते हैं। ऐसे जो हमारा 9th नंबर होता है, 9th नंबर क्या होता है बेसिकली, ये हमारा फ्लैग होता है। फ्लैग या पिन भी उसे बोला जाता है, जिसके पास हमारा क्या होता है, होल होता है। इसी के पास हमारा होल होता है और होल में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी बॉल होती है उसे डिप करानी होती है। तो ये बेसिकली हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई ग्राउंड के बारे में। तो आई होप कि ग्राउंड के बारे में आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे गोल्फ के ग्राउंड में होता क्या क्या है। अब मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी बता देता हूं कि बेसिकली इसके टर्मिनोलॉजी में कौन कौन सी चीजें हैं।
सबसे पहले हमारे पास एक होती है 4। 4 का मतलब क्या होता है कि आपने भी कई बार गेम खेला होगा, तो आपको क्या लगता है कि आपके गेम के बीच में या फिर जब भी आप क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आपके गली मोहल्ले में क्या होता है कि लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि भैया हट जाइए वरना गेंद लग जाएगी। तो सेम वैसा वहां पर भी होता है कि कई बार जब प्लेयर जो है वो गोल्फ खेल रहे होते हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं जो उनके बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं। तो जब उनको चेतावनी दी जाती है कि आप हट जाइए, बॉल आपकी तरफ आ रही है, तो उसी चीज को हम 4 बोलते हैं, उसी चीज को हम चेतावनी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एक हमारा होता है पुट। अब पुट क्या होता है कि एक ऐसा शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे कि मान लो हमने क्या किया कि हमारी जो गेंद है वो यहाँ कुछ है और हमने इसके होल में जो है वो बोल सकते हो कि गोल करना है, तो ये जो एरिया होगा इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बेसिकली पुट बोलेंगे। यानी कि एनी शॉट टेकन टू बी द पुटर व्हेन यू कैन आर टू द ग्रीन, मतलब कि जब भी आप क्या हो, ग्रीन वाले एरिया में हो और उस समय आप क्या कर रहे हो, पुट कर रहे हो, अपने फ्लैग के पास गेंद को पहुंचा रहे हो, होल में गेंद को पहुंचा रहे हो, उस चीज को हम पुट बोलते हैं। ड्राइव क्या होता है, बेसिकली जब हम टी बॉक्स पे खड़े होते हैं और टी बॉक्स से जब हम अपना पहला शॉट लेते हैं उस चीज को हम ड्राइव बोलते हैं। अप्रोच क्या होता है कि जब हम एक बार ड्राइव ले चुके होते हैं और दूसरी बार हम क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। इस चीज को मैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो आप इस हिस्से पे हो, तो अगर आप इस हिस्से पे हो जिसे हम टी बॉक्स बोलते हैं, वहां से आप क्या करिए, वहां से आपने जो है वो एक ड्राइव लिया। ड्राइव लिया मतलब कि एक जो पहला स्ट्रोक है वो आपने लिया और वो आपने जो बॉल है वो कुछ यहां पहुंचा दी। ठीक है, अब दूसरी बार आप क्या करोगे, अप्रोच लोगे। अप्रोच कैसे लोगे कि आप जो ये बॉल है इसको आप इस ग्रीन वाले एरिया में पहुंचाओगे, तो इस चीज को जो है वो अप्रोच कहा जाता है। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। और इस ग्रीन वाले एरिया से अब क्या करोगे, आप बॉल को जो है वो फ्लैग के पास बने होल में पहुंचा दोगे, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, इस चीज को बेसिकली हम पुट कहेंगे। तो आई होप कि ये जो टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं गोल्फ में आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली क्या है कि जो हमारा प्लेयर है जो बिल्कुल होल के पास खड़ा होता है और गेंद को इस होल में जो है वो पुट करने वाला होता है, तो उसी चीज को हम बेसिकली पुट कहते हैं। जो हमने पीछे पुट पढ़ा था ये उसी की इमेज है। ठीक है, तो आई होप कि अभी क्लियर होगा। ये बेसिकली जो हमने ड्राइव पढ़ा था, जो प्लेयर जो हमारा टी बॉक्स पे खड़ा होता है और वे एक जोरदार शॉट को मारता है जाके गेंद हमारा किसके पास चला जाए, फ्लैग के पास चला जाए, तो उस चीज को जो है हम ड्राइव बोलते हैं, जो कि हमारा प्लेयर अभी कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो किसमें यूज होती है, ये यूज होती है गोल्फ में। अगर मैं गोल्फ की बात करूं तो गोल्फ में हमारा जो ग्राउंड होता है वो कई तरीके के होते हैं। कई हमारे गोल्फ ग्राउंड ऐसे होते हैं जो कि 3 बार में खत्म होने वाले होते हैं, 4 बार में खत्म होने वाले होते हैं, 5 बार में खत्म होने वाले होते हैं। तो ये जो संख्या होती है, जितने शॉट में जो हमारा गोल्फ है वो खत्म हो जाना चाहिए, उसको हम पार बोलते हैं। तो हमारे जो कई गोल्फ कोर्स होते हैं उनमें कई सारे पार होते हैं, जैसे कि पार 3, पार 4, पार 5, पार 6, इस तरीके से कई सारे पार होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि ये पार हम क्यों पढ़ रहे हैं, कोई हमारा गोल्फ का ग्राउंड है और उसकी क्षमता कितनी है, 5 बार की है, यानी कि उसमें जो पार है वो कितनी है, 5 है। अगर मान लो आपने 4 बार में ही अपना जो गोल है वो कर दिया, यानी कि 4 बार में ही आपने जो बॉल है वो होल में पुट कर दिया, तो आप क्या कहे जाओगे, आप ब्राइट कहे जाओगे। ठीक है, याद रखना कि अगर आपने 5 में से, जन की जो हमारी गोल्फ की कोर्स है वो कितनी है, उसकी क्षमता है 5, लेकिन अगर आपने 4 बार में ही गोल्फ को जो है वो पुट कर दिया, अपने बॉल को पुट कर दिया, तो आप ब्राइट कहे जाओगे। अगर आपने 3 बार में ही कर दिया तो आप ईगल कहे जाओगे। अगर आपने 2 बार में कह दिया, 2 बार में ही पुट कर दिया, तो आप कहे जाओगे डबल ईगल या फिर एल्बाट्रोस। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई जो गोल्फ कोर्स है वो 5 गोल्फ कोर्स की है, यानी कि 5 पार की है, अगर आपने 4 बार में कर दिया तो आप ब्राइट कहे जाओगे। अगर आपने 3 बार में कह दिया तो आप ईगल कहे जाओगे। अगर आपने 2 बार में करा है तो आप डबल ईगल या फिर एल्बाट्रोस कहे जाओगे। ऐसे अगर मैं बात करूं, मान लो कि हमारा कोई गोल्फ कोर्स 5 का है, ठीक है, और 5 में आपने 6 बार में किया, तो अगर मान लो 5 का जो हमारा गोल्फ कोर्स है और आपने उसको पुट करने के लिए, जो बॉल है उसको पुट करने के लिए 6 बार टाइम ले लिया, तो आप क्या कहे जाओगे, बोगी कहे जाओगे। अगर आपने 7 बार टाइम ले लिया, मतलब कि अगर आप 7 बार में पुट कर रहे हो तो आप फिर डबल बोगी कहे जाओगे। अगर ऐसे ही आप अगर 8 बार में पुट कर रहे हो तो आप ट्रिपल बोगी कहे जाओगे। तो ठीक है, यानी कि जो हमारा बोगी होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है और जो हमारा ब्राइट होता है वो हमारा पॉजिटिव सेंस में होता है, जो ईगल होता है वो पॉजिटिव सेंस में होता है। एक हमारा
होता है एस। एस क्या होती है, ये काफी रेयर होता है। हालांकि डबल ईगल भी रेयर होता है, लेकिन जो एस होता है ये भी काफी ज्यादा बोल सकते हो रेयर होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमने एक ही बार शॉट लगाया और वो जो शॉट है वो बेसिकली किस में चला जाए, वो डायरेक्टली होल में चला जाए। तो वो जो हमारी टाइमिंग होती है या फिर वो जो शॉट होता है उस चीज को हम एस कहते हैं। ये काफी रेयर देखने को मिलता है और डबल ईगल भी जो है वो काफी रेयर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी थे जो किससे संबंधित थे, ये बेसिकली संबंधित थे हमारे गोल्फ से। अब हम जिस स्पोर्ट की बात करने वाले हैं वो स्पोर्ट हमारा काफी ज्यादा फेमस भी है और ये स्पोर्ट है हमारा बॉक्सिंग। ठीक है, तो बॉक्सिंग के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो बॉक्सिंग में क्या होती है, हमारे पास एक रिंग होती है, एक हमारा फिजिशियन होता है, एक हमारा ट्रेनर होता है, एक बॉक्सर होता है, एक अपोनेंट होता है, एक हमारा रेफरी होता है, एक हमारा रोप होता है जो रस्सी घेरी जाती है चारों तरफ से, एक हमारी रिंग पोस्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके एक हमारा बोल सकते हो जज होता है। तो इस तरीके से हमारे कुछ वहां पे पर्सन होते हैं जो कि एक बॉक्सिंग मैच में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बॉक्सिंग में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर मैं बात करूं कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म जो बॉक्सिंग में यूज किए जाते हैं, जैसे कि ऑफेंसिव मूव, उसके बाद हम बात करेंगे डिफेंसिव मूव की। ऑफेंसिव मूव क्या होता है, जहां पर जो हमारा एक बॉक्सर होता है वो अग्रेसिव होता है और वो क्या होता है, अग्रेसिव होकर के जो दूसरा बॉक्सर है उस पर अटैक करता है। तो उस मूव को जो है वो हम ऑफेंसिव मूव बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो एक बॉक्सर है, बॉक्सर नंबर फर्स्ट और बॉक्सर नंबर 2, इस तरीके से हम इस चीज को समझेंगे। तो एक होता है जैब। जैब का मतलब क्या होता है कि जब हम एक लेफ्ट हैंड से पंच लेते हैं और वो पंच काफी कम दूरी से ही लेते हैं तो उस चीज को जो है हम जैब बोलते हैं। और इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि जैब क्या होता है, बिल्कुल किसी को एक पंच दे देना, उसको बोलते हैं हम जैब कर देना। ठीक है, हुक या क्रॉस क्या होता है, हुक या क्रॉस इस तरीके से होता है जैसे कि हमारा ये जो बोल सकते हो क्या है कि जो हमारा बॉक्सर है वो किस तरीके से हुक ले रहा है, किस तरीके से वो क्रॉस कर रहा है। तो इस मूव को जो है वो हम हुक्स या फिर क्रॉस मूव जो है वो बोलते हैं। जो हमारा थर्ड बॉक्सर है, थर्ड बॉक्सर क्या कर रहा है, ये जो हमारा बॉक्सर है थर्ड, वो दूसरे बॉक्सर को क्या कर रहा है, ऐसे अपर कट मार रहा है, यानी कि बिल्कुल उसके थोड़ी पे क्या कर रहा है, वो पंच मार रहा है। तो इस तरीके के जो मूव्स होते हैं उनको हम ऑफेंसिव मूव में काउंट करते हैं और इसे हम अपर कट बोलते हैं। अगर हम बात करें डिफेंसिव मूव की, तो डिफेंसिव मूव में क्या होता है कि एक हमारा स्लिप होता है। स्लिप का मतलब क्या होता है कि जैसे जो बॉक्सर है उस बॉक्सर ने क्या किया कि आपको एक पंच मारा और आपने क्या किया, धीरे से स्लिप कर लिया, मतलब आप साइड हो गए, किनारे हो गए। तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं स्लिप करना। ठीक है, एक हमारा होता है ब्लॉक करना। ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है कि जैसे बॉक्सर जो है वो आप पे डायरेक्टली मतलब अटैक पे अटैक किया जा रहा है, जैब पे जैब आपको दिया जा रहा है और आपने क्या किया हुआ है, अपने दोनों हाथों से, यानी कि दोनों आपके जो फोर आर्म्स हैं उससे आपने उसको ब्लॉक कर लिया है, रोक लिया है। तो उस चीज को बोला जाता है ब्लॉक करना। एक हमारा होता है डक करना। डक करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बॉक्सर है जब आपको क्या करे, पंच मारता है और जब आप नीचे बैठ जाते हो इस इमेज के जैसे, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, बेसिकली डक करना कहा जाता है कि जब आप झुक गए और उसके आप पंच से बच गए। तो ये बेसिकली डिफेंसिव मूव होते हैं और ये ऑफेंसिव मूव होते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी और दिमाग में जो पिक्चर है वो आपको नाम याद रखने में काफी ज्यादा हेल्प कर रही होंगी। ऐसे अगर हम स्टांस की बात करें तो स्टांस का मतलब कुछ नहीं होता, जैसे कि हम क्या देखते हैं कि बॉक्सर जब लड़ने जाते हैं तो उसके पहले वे कुछ उछल कूद करते हैं, तो उसी चीज को हम स्टांस बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म होती है जो बॉक्सिंग में काफी ज्यादा यूज की जाती है जिसका नाम होता है पुगलिस्ट। अब ये पुगलिस्ट क्या होता है, तो पुगलिस्ट बेसिकली जो हमारे प्रोफेशनल बॉक्सर होते हैं उनको हम बेसिकली पुगलिस्ट बोलते हैं। तो इस टर्म को भी आप याद रखिएगा क्योंकि एफकेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि द टर्म पुगलिस्ट इज रिलेटेड टू विच गेम, ठीक है, या फिर विच स्पोर्ट। तो उसमें आपको जो है वो बॉक्सिंग टिक कर देना होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है जो कि भारत के साथ साथ दुनिया के कई सारे हिस्सों में खेला जाता है। अगर मैं बात करूं वॉलीबॉल की, तो टोटल इसमें 6 प्लेयर होते हैं और ये गेम जो है वो किस तरीके से होता है, इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक हमारा मिडल ब्लॉकर होता है। मिडल ब्लॉकर क्या होता है, जो आगे के ये 3 लोग हैं ना, पहले मैं इनको बता देता हूं। एक हमारा होता है राइट साइड हिटर, यानी कि क्या होगा कि जब भी आपने जो वॉलीबॉल खेला होगा तो उसमें जो राइट साइड होता है वो भी एक हिटर होता है। और एक हमारा जो होता है वो आउटसाइड हिटर होता है जिसको हम लेफ्ट साइड हिटर भी बोलते हैं। तो एक हमारा राइट साइड हिटर होता है, एक आउटसाइड हिटर होता है, एक हमारा होता है मिडिल ब्लॉकर। ब्लॉकर का काम क्या होता है कि जो गेंद पास करी जाती है, जो आती है, उसको वो रोकता है। और ये जो हमारे राइट हिटर और आउटसाइड हिटर होते हैं ये बेसिकली हिट करने का काम करते हैं। ये जो हमारे पीछे के 2 लोग
होते हैं इनको एक को हम सेटर बोलते हैं, एक को हम आउटसाइड हिटर बोलते हैं, और जो ये बीच वाला इंसान है जो या फिर जो बीच वाला प्लेयर है इसको हम लिबेरो बोलते हैं। ठीक है, लिबेरो इसको बोला जाता है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार इसकी जो जर्सी होती है वो अलग भी होती है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि वॉलीबॉल जैसे गेम में यूज करी जाती है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, राइट साइड हिटर हो गया, मिडल ब्लॉकर हो गया, आउटसाइड हिटर हो गया, आउटसाइड हिटर हो गया, और लिबेरो हो गया, और सेटर हो गया। ये बेसिकली हमारे 6 प्लेयर हैं, और इन 6 प्लेयरों के नाम जो हैं वो कुछ इस तरीके से रखे गए हैं जब भी हम वॉलीबॉल की बात करते हैं तब। अगर मैं बात करूं स्विमिंग की, तो स्विमिंग भी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम हो जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट हो जाता है, जिसको काफी ज्यादा लोग जो है वो परस्यू करते हैं और खेलना पसंद भी करते हैं इस स्पोर्ट को। अगर मैं बात करूं स्विमिंग की, तो हमारी जो स्विमिंग होती है वो हमारी सबसे पहले जो स्विमिंग होती है, जब भी हम नौसिखिया होते हैं, नोवाइस होते हैं, टायरो होते हैं, और जब भी हम स्विमिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो कोई मूवमेंट सिखाई जाती है, जब भी हमें स्विमिंग सिखाई जाती है तो फ्री स्टाइल स्विमिंग सिखाई जाती है। तो याद रखेंगे, बेसिकली ये टर्म ही आपको याद रखने हैं कि हमारे स्विमिंग में फ्री स्टाइल स्विमिंग होती है। एक हमारी जो स्विमिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक बोलते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक बटरफ्लाई के जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, पुल लेते हैं, फिर पुश करते हैं, फिर रिकवर करते हैं। तो ये सारी जो चीज है, जैसे कि हमने पुल किया, फिर पुश किया, उसके बाद हमने रिकवर किया, ये सीधे जो है वो बटरफ्लाई स्ट्रोक में हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये भी हमारे एक स्विमिंग का ही पार्ट है। अगर हम बात करें ब्रेस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारी कुछ मूवमेंट जो होती है वो इस तरीके से होती है। तो जब भी हम पानी के अंदर इस तरीके से तैरते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं तो उस चीज को हम ब्रेस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। और ये भी जो स्विमिंग है या फिर ये भी जो मूवमेंट है वो हमारे स्विमिंग के साथ ही जोड़ करके देखी जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं शूटिंग की, तो शूटिंग जो है वो भारत में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, लोग खेलते हैं, लेकिन फिर भी आजकल हमारे जो यूथ हैं वो काफी ज्यादा क्रिकेट की तरफ आकर्षित हैं। तो शूटिंग जैसे जो गेम है उनमें वो उतने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। लेकिन मैं बात करूं तो अभिनव बिंद्रा जो है उन्होंने क्या किया था, 2008 में जो है वो गोल्ड मेडल जीता था बीजिंग ओलंपिक में। और ये गोल्ड मेडल जो है वो किसी भी भारतीय के लिए पहला इंडिविजुअल जो है वो गोल्ड मेडल हो जाता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें शूटिंग जो है वो कम से कम पढ़ के जाना चाहिए। और शूटिंग में जो टर्म यूज होते हैं कम से कम हमें उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम टर्म की बात करें तो एक हमारा फ्री पिस्टल होता है। फ्री पिस्टल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पिस्टल जिसकी जो रेंज है या फिर जो रेंज है वो कितनी होती है, 50 मीटर की होती है, उस चीज को जो है हम फ्री पिस्टल बोलते हैं। इसकी कुछ इमेज जो है वो आपको दिखाई गई है, कुछ इस तरीके से हमारा फ्री पिस्टल होता है। फ्री पिस्टल क्या होता है कि ऐसे पिस्टल जिसकी जो रेंज है वो 50 मीटर की होती है उसे हम फ्री पिस्टल कह देते हैं। अगर हम बात करें जो हमारा बोल सकते हैं कि शूटिंग ही है, शूटिंग में एक और हमारा टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं रैपिड फायर पिस्टल। रैपिड फायर पिस्टल क्या होता है, तो इसमें क्या होती है, बेसिकली हमारी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 25 मीटर की होती है। अभी हमने 50 मीटर पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं 25 मीटर की। तो अगर मान लो 25 मीटर की रेंज है तो उस पिस्टल को या फिर उस फायर पिस्टल को क्या बोला जाएगा, रैपिड फायर पिस्टल बोला जाएगा। उसकी जो कुछ इमेज होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारा पिस्टल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको बेसिकली पता होना चाहिए था। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात करूं टेनिस की, तो टेनिस के जो हमारे ग्रैंड स्लैम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके नाम से, यानी कि इसके जो टर्म है उनसे ज्यादा इनके जो ग्रैंड स्लैम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, हम इनके जो ग्रैंड स्लैम है उनको ही देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहला जो हमारा ग्रैंड स्लैम होता है वो कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद मैं बात करूं तो रोनाल्ड गैरियस, जिससे हम बोल सकते हैं एक तरीके से, ये भी हमारा होता है। और एक हमारा होता है विंबलडन, और एक होता है हमारा यूएस ओपन। ये बेसिकली हमारे ग्रैंड स्लैम है जो कि किसमें किए जाते हैं, टेनिस में किए जाते हैं। ये टेनिस के इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है जिनको हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, तो एक टूर्नामेंट है। जैसे कि हमने क्रिकेट का देखा आईसीसी होता है, ऐसे एशिया कप होता है, ऐसे कई सारे टूर्नामेंट होते रहते हैं, आईपीएल भी होता है, कई सारे होते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा टेनिस होता है उनमें हमारे विंबलडन होते हैं, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, और पेरिस ओपन ऐसे कुछ करके भी होता है जिसे हम फ्रेंच ओपन भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड स्लैम के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि इनके कुछ विनर भी रहे होंगे, तो इनके विनर को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 2021 ऑस्ट्रेलिया ओपन की, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में क्या था, जो हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो कब होता है, इसकी डेट भी आपको याद रखनी होती है। तो ये फरवरी महीने में होता है, जो 2021 में हुआ था। ये 8 to 21 फरवरी तक के बीच में हुआ था। और इस समय जो वुमेन सिंगल की चैंपियन थी वो कौन थी, नाओमी ओसाका थी। और मेन में जो चैंपियन थे वो कौन थे, नोवाक जोकोविच थे। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें, अभी 2022
2022 में किसने जीता है? राफेल नडाल ने जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, तो इनके नाम भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। ऐसे ही अगर हम 2021 के फ्रेंच ओपन की बात करें तो जो हमारा फ्रेंच ओपन होता है वो कि मई से जून के महीने में हर वर्ष हमारा फ्रेंच ओपन जो है वो आयोजित किया जाता है। अगर मैं बात करूं चैंपियन की, तो अगर मैं बात करूं वुमेन सिंगल की, तो वुमेन सिंगल में चैंपियन कौन रही थी? तो हम बोलेंगे कि चैंपियन रही थी बारबोरा, ठीक है। और रनर अप कौन रही थी? तो रनर अप उतनी जरूरी नहीं है। अगर हम मैन सिंगल की बात करें तो मैन सिंगल में नोवाक जोकोविच जो है वो बेसिकली हमारे जो थे वो चैंपियन रहे थे। लेकिन हम 2022 के फ्रेंच ओपन में बात करें तो 2022 के फ्रेंच ओपन में जो राफेल नडाल है वो यहां पर चैंपियन बन गए थे और नोवाक जोकोविच जो है वो हार गए थे, उन्होंने नहीं जीत पाया था। अगर मैं बात करूं 2021 विंबलडन चैंपियनशिप की, तो विंबलडन चैंपियनशिप जो होता है वो जून से जुलाई के महीने में होता है। यानी कि ये जो चैंपियनशिप है वो हमारे बोल सकते हो इस वर्ष भी आयोजित हो चुकी हैं। तो अगर हम 2021 के वुमेन सिंगल्स की बात करें तो इस समय ऑस्ट्रेलिया के जो है वो आस्ले बार्टी जो है उन्होंने जीता हुआ था वुमेन सिंगल। अगर हम बात करते हैं मेन सिंगल की, तो उस समय नोवाक जोकोविच थे, उन्होंने जो है वो ये जीता था। और 2022 में भी जो विंबलडन है वो भी किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। तो उनके नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा 2021 और 2022 का भी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूएस ओपन का, तो ये अगस्त से सितंबर के महीने में होता है। यानी कि अभी तक जो हमारा बोल सकते हो कि जो यूएस ओपन है वो नहीं हुआ है, तो इसमें जो चैंपियन है वो 2022 की तो आएंगे नहीं। तो अगर हमें चैंपियन की बात करूं जो वुमेन सिंगल में रही थी 2021 के लिए, वो थे इमा। और अगर मैं बात करूं मेन सिंगल में जो चैंपियन रहे थे वो कौन रहे थे? तो डेनियल मेडवेड जो हमारे चैंपियन रहे थे वो 2021 के यूएस ओपन में रहे थे। अभी 2022 में यूएस ओपन नहीं हुआ है क्योंकि ये अगस्त से सितंबर के महीने में होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जो हमारा फ्रेंच ओपन होता है उसमें जो क्ले कोर्ट होता है वहां पर जो गेम है वो कराई जाती है। तो ये भी कई बार पूछ ली जाती है कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो किस पे कराया जाता है? क्ले कोर्ट पे कराया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पे कराया जाता है और ये जो ग्राउंड है वो क्ले कोर्ट का ही ग्राउंड है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा फ्रेंच ओपन होता है जो कि सभी जितने भी हमारे ग्रैंड स्लैम है उनमें सभी से अलग होता है, ठीक है। तो इसके नाम बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगर मैं कुछ इसमें टर्म की बात करूं तो कुछ ऐसे टर्म है जो इनका इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम बात करते हैं टेनिस की। तो टेनिस में एक लव होता है। लव का मतलब क्या होता है कि जब हमारे प्लेयर गेम को शुरू करते हैं और जब सभी का स्कोर जो होता है वो 0-0 होता है, उस समय उस चीज को जो है वो लव बोला जाता है। एक हमारा 15 होता है, एक 30 होता है, एक 40 होता है। जब भी 40 का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो दोनों ही प्लेयर का जो स्कोर है वो 40-40 हो गया तो उस चीज को हम ड्यूस बोलते हैं। ड्यूस का मतलब एक टाई जैसा माहौल बन जाता है, इनके दोनों प्लेयर जो है वो टाई पर आ गए। तो उस समय क्या होता है कि जो भी दो लगातार कंसेक्यूटिव पॉइंट अचीव कर लेता है, लगातार 2 पॉइंट जो है वो हासिल कर लेता है, उसे हम विनर घोषित कर देते हैं। और ये बेसिकली इसमें एक एडवांटेज भी होता है जो ये सारी चीजें कही जाती है। तो इसमें जो टर्म है आप याद कर लीजिएगा, एक लव होता है, एक ड्यूस होता है, एक एडवांटेज होता है। ये बेसिकली हमारे टर्म किसके हैं? ये हमारे जो टर्म है वो किस गेम से रिलेटेड है? तो बोलेंगे हम टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या किया गया था? हमारे 4 जो नए गेम है उनको हमने इनहेंस किया था, उनको भी जो है वो ओलंपिक में लाया था, उनकी डेब्यू कराई थी। वे गेम आपको इंपॉर्टेंट है, उनके नाम आप याद रखिएगा, जैसे कि कराटे हो गया, सर्फिंग हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, स्केट बोर्डिंग हो गया। ये सारे जो गेम है ये पहले कभी भी हमने ओलंपिक में नहीं देखे थे, लेकिन ये जो गेम है इनको हमने टोक्यो ओलंपिक 2020 में देखा। इनका भी डेब्यू कराया गया है टोक्यो ओलंपिक से ही ओलंपिक गेमों में। तो इनके नाम आप याद रखिएगा, कराटे हो गया, सर्फिंग हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया और स्केट बोर्डिंग जो हो गया, वो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पोलो की, तो पोलो जो है वो भारतीय महाद्वीप में खेले जाने वाला सबसे पुराना गेम भी बोल सकते हो एक है, जो कि बोल सकते हो कई लोगों ने जो है वो खेला। अगर मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इस गेम को खेला था, वो भी काफी ज्यादा जो है वो पोलो गेम खेला करता था। पोलो गेम को ही जो हमारे ओल्ड लैंग्वेज है उसमें चौगा कहा जाता है। आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो चौगा नाम का जो शब्द है वो पढ़ा होगा, तो बेसिकली इसी गेम को कहा जाता है, ठीक है। ये गेम जो है वो कुछ इस तरीके से खेला जाता है, घोड़े पर बैठ करके, और जितने भी प्लेयर होते हैं उनके पास कुछ इस तरीके की जो है वो डंडी होती है। इस डंडी के नाम भी होता है। इस डंडी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? इस डंडी को बेसिकली हम बोलते हैं मैलेट, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी डंडी होती है इसका नाम होता है मैलेट। तो इसके नाम भी आप याद रखिएगा क्योंकि कई लोगों को इसके नाम जो है वो पता नहीं होता है। अब मैलेट को पकड़ने का भी तरीका होता है जो इस तरीके से दिखाया गया है कि सबसे पहले हम अपने राइट थंब को इस तरीके से पकड़ते हैं, मतलब इस तरीके से हम मैलेट को पकड़ते हैं। हमें खेलना नहीं है तो हम क्यों पकड़े, ठीक है, अलग बात है। ये हमारा मैलेट होता है और ये हमारी बॉल होती है जो कि यूज होती है किसमें? तो हम बोलेंगे ये यूज होती है हमारे पोलो गेम में, ठीक है। ऐसे हमारी बेसबॉल टर्म होती है। बेसबॉल टर्म में कुछ ज्यादा चीजें होती नहीं, जैसे हमने बैट बॉल खेला है तो ऐसे ये बैट बॉल के जैसे ही होती है। इसमें एक बैट होती है, एक
बॉल होती है, कीपर होता है, बस ऐसे कुछ चीजें हमारी होती हैं। तो बेस बॉल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा सका। अगर मैं चेस की बात करूं तो चेस में जो होता है वो चेकमेट एक टर्म होता है जिसको आपको याद रखना होता है। चेकमेट, आई नो कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हम क्या होते हैं किसी भी जो अपने अपोनेंट को चेकमेट दे देते हैं तो उसी चीज को जो है हम चेकमेट कहते हैं, यानी कि वो आगे नहीं जा पाता, उसके आगे, ठीक है, नहीं मूवमेंट कर पाता। अगर मैं बात करते हैं हॉकी की, तो हॉकी क्या होती है बेसिकली आपको पता होगा कि जो हमारी भारतीय टीम है उसने जो है वो टोक्यो एज वेल एज कॉमनवेल्थ गेम दोनों में ही जो है वो हॉकी में काफी अच्छा जो है वो प्रदर्शन किया है। तो कहीं ना कहीं हॉकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और हॉकी को पढ़ना और हॉकी को टर्म को जानना भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि जो हमारी हॉकी है उसमें कौन कौन से टर्म है, एक बार उसके ग्राउंड के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो हमारी हॉकी की ग्राउंड होती है उसकी ये जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 91.4 मीटर की होती है। ये जो लेंथ होती है वो लगभग कितनी होती है, वो होती है 55 सेंटीमीटर की। ये हमारे कुछ टर्म होते हैं, इनको आप देख लीजिएगा पीपीटी डाउनलोड करके। इसके बाद अगर मैं बात करूं हॉकी की, ठीक है, अगर मैं बात करूं हॉकी की तो हॉकी में क्या होता है कि हमारा एक टर्म होता है जिसको हम नाम देते हैं ड्रैग फ्लिक। ड्रैग फ्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारे प्लेयर होते हैं, जो इंडियन प्लेयर होते हैं, वो ये ड्रैग फ्लिक करने में काफी ज्यादा इफिशियंट हैं, वो काफी अच्छे तरीके से इस चीज को जो है वो कर लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम अपने बॉल को जो है वो हवा में उछालते हैं पेनल्टी कॉर्नर पे, ठीक है। जब हम गोल करने के लिए अपने बॉल को हवा में उछालते हैं तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग फ्लिक बोलते हैं। ऐसे ही हम बात करें स्कूप करना, स्कूप करना क्या होता है कि जब हम बॉल को जो है वो एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर को फॉरवर्ड करते हैं और फॉरवर्ड करने के दौरान हम बॉल को जो है वो हवा में उछालते हैं, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, स्कूप कहा जाता है। जब हम ग्राउंड से बॉल को अलग करते हैं किसके लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, तो उसे हम स्कूप कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपने हॉकी स्टिक देखी होगी तो आपने हॉकी स्टिक को जो इस्तेमाल किया होगा एज अ वेपन जब आप फाइट करते होंगे, लेकिन उसके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको जानने चाहिए थे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हमारे जो हॉकी स्टिक है उसमें ये जो टर्म होता है, ये जो हिस्सा होता है, इसको हम ग्रिप या फिर शाफ्ट बोलते हैं। ये जो हिस्सा होता है नीचे वाला, इसे हम हेड बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले हिस्से को हम हिल बोलते हैं, और ये जो घुमावदार हिस्सा होता है इसे हम टो बोलते हैं, और ये जो अंदर का हिस्सा होता है इसे हम स्कूप बोलते हैं, और ये जो टोटल लेंथ आती है इसको हम क्या बोलते हैं, बो बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारी जो हॉकी स्टिक होती है उसके कुछ अलग अलग पार्ट हैं और अलग अलग पार्ट के अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो वो नाम से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या फिर पूछा जा सकता है, तो प्लीज आप देख लीजिएगा। एक हमारी ग्रिप होती है, एक हमारा हेड होता है, एक हमारा हील, एक टो, एक स्कूप और एक बो। इस तरीके से हमारे जो है वो हॉकी में चीजें होती हैं। अगर मैं बात करूं हॉकी की, तो हॉकी में कुछ इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग बेसिकली उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। बास्केटबॉल की अगर मैं बात करूं तो बास्केटबॉल में क्या होता है कि हमारे जो प्लेयर होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से गेम होता है जो बास्केटबॉल प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। अगर मैं बास्केटबॉल में बात करूं तो जो हमारा सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया है, वो होता है हुक पास। हुक पास में क्या होता है कि जो हमारा एक प्लेयर होता है वो बॉल को वो जो गेंद है उसको क्या करता है, अपने सीने के पास रखता है, और सीने के पास से वो क्या करता है, उसे पास करता है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वो इस तरीके से जो पास करता है उसको हुक पास बोला जाता है। और हुक पास कई बार पूछा गया कि किस खेल से संबंधित है, तो हम बोल देंगे कि ये बास्केटबॉल खेल से जो है वो संबंधित है, और ये कुछ इस तरीके से खेला जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। इसमें और सारे क्वेश्चन भी हैं, तो आप पीपीटी को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।